हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल G3 इंस्टीट्यूशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 215 प्रश्नों के बारे में, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे सामान्य जानकारी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए पूरी तरीके से वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 212, 206, 202 या 200? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200, 206, 300 या 350? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 32 या 34? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14 या 11? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जांघ में, जबड़े में, भुजा में या गर्दन में? तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है नाखून की, जबड़े की, स्टेपिज की या नाक की? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है स्टेपिज, फिबुला, टीबिया या फीमर? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टीबिया, ह्यूमरस, फीमर या फीबुला? तो इनमें से ह्यूमरस मानव के पैर की हड्डी नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में या अग्र भुजा में? तो ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, संरंध्री होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में? तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, जांघ, रिबकेज या भुजा? तो मानव शरीर के जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दांत तथा हड्डियों में पाई जाने वाले तत्व हैं पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व फास्फोरस या फास्फोरस व सल्फर? तो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम व फास्फोरस है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से या कोबाल्ट की कमी से? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट? तो अस्थि में कैल्शियम फास्फेट लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है लिगामेंट, टेंडन, उपस्थि या एक नई छोटी पेशी? तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 या 28? तो मनुष्य के जीवन काल में
20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या अमाशय? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मलाशय, अमाशय, मुख या पक्वाशय? तो मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट या 32 फीट? तो मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन या लाइपेज? तो मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है यकृत, पित्ताशय, कार्निया या आंत? तो पाचन तंत्र का हिस्सा कार्निया नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं या ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं? तो शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इरोप्सिन? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत, मुंह, छोटी आंत या पेट? तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेजिन? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की या खनिज की? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए इनमें से एंजाइम की खास आवश्यकता होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या वसा? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X है एसिटिक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल? तो मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में सर्वाधिक होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत से, मुख गुहा से, ग्रास नली से या उदर से? तो प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इस पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा यानी कि म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती है, यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है, यह स्टील की बनी होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है
क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा यानी कि म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? अमाशय, अग्नाशय, वृक्क या यकृत? तो पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का अंग चूषण यकृत करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पेप्सिन है एक एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या खनिज? तो पेप्सिन एक एंजाइम है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पेप्सिन बदल देता है स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में या वसा को वसा अम्ल में? तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में या शर्करा में? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन इनमें से एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आंत, अमाशय, अग्नाशय या यकृत? तो इनमें से वह अंग यकृत है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, अमाशय, अग्नाशय या ग्रहणी? तो पित्त इनमें से यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पित्त यानी कि बाइल जमा होता है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में या प्लीहा में? तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पायसीकरण यानी कि इमल्सीकरण या उपर्युक्त सभी? तो पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का पायसीकरण यानी कि इमल्सीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया लैंडस्टीनर ने, कार्नबर्ग ने, ब्राउन ने या हार्वे ने? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे ने किया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पेसमेकर का संबंध किससे है? गुर्दा से, दिमाग से, फेफड़ा से या हृदय से? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पेसमेकर का कार्य है मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना या श्वास क्रिया प्रारंभ करना? तो पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गुर्दा से, मस्तिष्क से, हृदय से या फेफड़ा से? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? हृदय, सिरा, धमनी या कोशिका? तो इनमें से धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता फिर बढ़ता है या पहले जैसा रहता है? तो सोते समय रक्तदाब घटता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है ईसीजी, स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर या आर्म बैंड? तो रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापक यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जार्विक 7 है इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय या कृत्रिम नेत्र? तो जार्विक 7 कृत्रिम हृदय है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन
सी। अगला प्रश्न देखते हैं, लब डब की आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? यकृत, वृक्क, हृदय या फेफड़ा? तो लब डब आवाज इनमें से हृदय अंग से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड या 0.8 सेकेंड? तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 58 बार, 67 बार, 72 बार या 90 बार? तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन 72 बार होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? सीरा से, धमनी से, त्वचा से या तंत्रिका से? तो नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है 120 mm से 80 mm, 201 mm से 110 mm, 90 mm व 60 mm, 85 mm व 55 mm? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है 150 mm व 80 mm, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है या एक समान रहता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्यतः जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब या 4 अरब बार? तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह, शरीर को ऊर्जा देना, तापक्रम बढ़ाना या इनमें से कोई नहीं? तो मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की विशालतम धमनी है वेना, एरोटा, केशिका या निलय? तो शरीर की विशालतम धमनी एरोटा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 20%, शरीर के वजन का 7% या शरीर के वजन का 5%? तो स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर? तो एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव का पीएच है 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4? तो मानव रुधिर का पीएच 7.4 है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली, प्लीहा, फेफड़ा, हृदय या यकृत? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य तिल्ली यानी कि प्लीहा करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 60 से 64%, 70 से 75%, 80 से 82% या 91 से 92%? तो मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में 80 से 82% भिन्नता होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु है कैल्शियम, जिंक, सोडियम या लोहा? तो रक्त में पाई जाने वाली
धातु लोहा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में, हृदय में, किडनी में या यकृत में? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस या पैरालिसिस? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? तो रक्त में लाल रंग इनमें से हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन में होता है तांबा, लोहा, मैग्नीज या जस्ता? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्तल्पता का निवारण या लौह का उपयोजन? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, पट्टिकाणु का या जीवद्रव्य का? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन का कार्य है एमिनो अम्ल उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन ले जाना, एंजाइम उपलब्ध कराना या उत्सर्जन में सहायता करना? तो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं, बिंबाणु यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स, लसिकाणु यानी कि लिम्फोसाइट्स या श्वेताणु यानी कि ल्यूकोसाइट्स? तो इनमें से लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर के अंदर नलिकाओं में रक्त का मुक्त प्रवाह होता है, निम्नलिखित में से किस रसायन की उपस्थिति में नलिकाओं में प्रवाहित रक्त का थक्का नहीं बनता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन, फाइब्रिन, थ्रोम्बोप्लास्ट या हिपेरिन? तो मानव शरीर के अंदर नलिकाओं में रक्त का मुक्त प्रवाह होता है, इनमें से हिपेरिन रसायन की उपस्थिति में नलिकाओं में प्रवाहित रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हीमोग्लोबिन, हिपेरिन, फाइब्रिनोजेन या इनमें से कोई नहीं? तो मानव शरीर के भीतर खून हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एओसिनोफिल या न्यूट्रोफिल? तो रुधिर के प्लाज्मा में इनमें से लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तिल्ली में, वृक्क में, यकृत में या अस्थिमज्जा में? तो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी यकृत में उत्पन्न होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा या परिशोधिका? तो इनमें से प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या 190 दिन? तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में या अस्थिमज्जा में?
तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा, हार्मोन के द्वारा, अस्थि मज्जा के द्वारा या हृदय के द्वारा? तो लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा के द्वारा होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा, का आकार घटेगा, की संख्या बढ़ेगी या की संख्या घटेगी? तो उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सफेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या इनमें से कोई नहीं? तो सफेद रक्त कण यानी कि WBC का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स? तो मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर की न्यूट्रोफिल्स किस्म अधिक होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु या जीवद्रव्य? तो जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया डब्ल्यूबीसी प्रारंभ करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता हैं लैंडस्टीनर, लिवाइन, वियनर या लीवेनहॉक? तो रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता लैंडस्टीनर है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, RH फैक्टर का पता लगाया लीवेनहॉक ने, वियनर ने, लैंडस्टीनर ने या लैंडस्टीनर तथा वियनर ने? तो RH फैक्टर का पता लैंडस्टीनर तथा वियनर ने लगाया, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए, बी, AB या O? तो AB रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? ए, बी, AB या O? तो O रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? ए, बी, AB या O? तो O रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटीजन यानी कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है या विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एंटीजन यानी कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, पोषक पदार्थों की कमी के, विपत्ति के या संक्रमण के? तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य संक्रमण के विरुद्ध होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू से, बंदर से, मनुष्य से या बिल्ली से? तो RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त है? RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला, RH माइनस पुरुष तथा RH प्लस महिला, RH प्लस पुरुष तथा RH प्लस महिला या RH माइनस पुरुष तथा RH माइनस महिला? तो RH तत्व के अनुसार RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला की जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ए, बी, AB या O? तो AB रक्त समूह सर्वग्राही है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न देखते हैं, ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है, या उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। तो ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, बी, ओ, ए या ए बी। तो ओ रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक मनुष्य का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है, ए बी, बी, ए या ओ। तो यदि एक पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में ओ वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, बी, ए बी, ओ या बी, ए बी तथा ओ। तो यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग ओ हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति यदि किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, बी तथा ए बी तथा ए तथा ओ या ए बी या बी। तो कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में ए बी या बी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम में, हाइपोथैलेमस में या मेडुला ऑब्लांगाटा में। तो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगाटा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सेरेब्रम किससे संबंधित है, यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से या नाड़ी से। तो सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्कांका, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं या यकृत कोशिकाएं। तो मानव शरीर की मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है सेंट्रॉन, डेंड्रॉन, एक्सॉन या न्यूरॉन। तो तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका या इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी, 31 जोड़ी या 33 जोड़ी। तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन
सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में या तंत्रिका कोशिका में? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में, राइबोसोम में या लाइसोसोम में? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है 14%, 16%, 20% या 25%? तो मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा 16% होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण करते हैं? 2, 28, 38 या 48? तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार, 20 से 25 बार, 12 से 41 बार या 70 से 72 बार? तो मनुष्य 1 मिनट में 70 से 72 बार सांस लेता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? केंद्रक में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं? वायु शोषण, अवायु शोषण, ग्लाइकोलिसिस या जल अपघटन? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को वायु शोषण कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%, 8%, 12% या 16%? तो हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? लैक्टिक अम्ल का, पाइरुविक अम्ल का, ग्लूकोज व एटीपी का या फ्यूमेरिक अम्ल का? तो क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2 तथा जल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या पाइरुविक अम्ल? तो अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या अमोनियम नाइट्रेट? तो मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट यूरिया होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत यानी कि लीवर, गुर्दे यानी कि वृक्क, प्लीहा यानी कि तिल्ली या मूत्राशय थैली? तो स्तनधारी यकृत यानी कि लीवर में यूरिया बनाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अधिवृक्क ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय? तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि अवटु ग्रंथि है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में रुधिर क्षमता है फेफड़े में, बोमेन संपुट में, कुंडलित नलिका में या मूत्रवाहिनी में? तो मनुष्य में रुधिर बोमेन संपुट में क्षमता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं,
गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या धमनी। तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परासरण, विसरण, डायलिसिस या सक्रिय परिवहन। तो कृत्रिम गुर्दा इनमें से डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? रक्त में, हृदय में, मूत्र में या पसीने में? तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े, हृदय, यकृत या वृक्क? तो अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर का गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, त्वचा के रंध्र को खोलने के लिए या शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए? तो स्वेदन इनमें से शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम सल्फेट? तो मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्सलेट है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हैनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, मूत्रजनन तंत्र से या तंत्रिका तंत्र से? तो हैनले का लूप का कार्य उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्यतः निषेचन होता है डिंबवाहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में या आच्छद यानी कि योनि में? तो सामान्यतः निषेचन गर्भाशय में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? फैलोपियम ट्यूब द्वारा, गर्भाशय द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? कोरियानिक द्रव, अम्नियाटिक द्रव, प्लेसेंटल द्रव या इनमें से कोई नहीं? तो गर्भाशय में मानव भ्रूण अम्नियाटिक द्रव में तैरता रहता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं निषेचन, परिवर्धन, पुनर्जनन या परागम? तो दो युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रावायलेट किरणें? तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? गर्भाशय, बीजांडसन, अंडाशय या अप्रापोषिका? तो भ्रूण के विकास के लिए बीजांडसन अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं अंडोत्सर्जन का, निषेचन का, गर्भधारण का या शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश का? तो मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्जन का निरोध करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, अब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होती है, जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होती है।
तो इनमें से अब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होती है की स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के, माता पिता दोनों के, या किसी के द्वारा नहीं? तो बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में गर्भकाल होता है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या 9 महीने? तो मनुष्य में गर्भकाल 9 महीने का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्रियों के नसबंदी को कहा जाता है वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेटोमी या साइकेडोमी? तो स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुषों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेटोमी या साइकेडोमी? तो पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम परखनली शिशु का नाम था आस्था, इंदिरा, डॉली या लुइस? तो प्रथम परखनली शिशु का नाम लुइस था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एम्नियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, एमिनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को या हार्मोन के प्रकार को? तो एम्नियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन यानी कि डक्टलेस है? यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या गुर्दा? तो अंतःस्रावी ग्रंथि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथि वाहिनी विहीन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को कहते हैं रस, हार्मोन, घोल या उत्सर्जन? तो वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को हार्मोन कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या यकृत? तो यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बृहद ग्रंथि, सूक्ष्म ग्रंथि, वाहिनी विहीन ग्रंथि या अम्लीय ग्रंथि? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य नाम वाहिनी विहीन ग्रंथि से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत या अग्न्याशय? तो जठर एक ग्रंथि नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्न्याशय, अवटु, पीयूष या प्लिया? तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी या लार ग्रंथि? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है थायराइड, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज या यकृत? तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, अग्न्याशय में, गला में या किडनी में? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सामेटोट्रोपिन की, ऑक्सीटोसिन की, इंटरफेरॉन की या इंसुलिन की? तो गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं,
थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH, FSH, LTH या ACTH? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड, एड्रिनल, जननांग या पिट्यूटरी? तो वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से स्रावित होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है पीयूष, पीनियल, एड्रिनल या अंडाशय? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि पीयूष है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई में अत्यधिक वृद्धि, शरीर का असंतुलित विकास, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर का असंतुलित विकास होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलकंड में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या पैरोटिड? तो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलकंड में थायराइड ग्रंथि की अपवृद्धि होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कुछ संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, यकृत या अवटु ग्रंथि? तो अवटु ग्रंथि की कुछ संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन या एड्रिनेलिन? तो थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में या गर्भाशय में? तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या एड्रिनेलिन? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? अवटु, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क या परावटु? तो परावटु एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवटु, थायराइड, परावटु, पैराथायराइड, अधिवृक्क, एड्रिनल या पीयूष पिट्यूटरी? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवटु यानी कि थायराइड है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रंथि अश्रु यानी कि टीयर स्रावित करती है? लैक्रिमल, पीयूष, अवटु या अग्न्याशय? तो लैक्रिमल ग्रंथि अश्रु यानी कि टीयर स्रावित करती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड या थाइमस? तो थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन या उपर्युक्त सभी? तो मादा जनन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन ये तीनों है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, नर लैंगिक हार्मोन है एड्रिनेलिन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या FSH? तो नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सिन या इंसुलिन? तो एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एस्ट्रोजन का स्राव होता है कार्पस ल्यूटियम द्वारा, कार्पस कैलोमस द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा या गैफियन पुटिकाओं द्वारा? तो एस्ट्रोजन का स्राव गैफियन पुटिकाओं द्वारा होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन? तो एड्रिनलिन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस से या पीतपिंड से? तो मानव शरीर में रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या उपर्युक्त सभी? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों तरह की कार्य करती है? अग्न्याशय, यकृत, पीयूष या थायराइड? तो मानव शरीर में अग्न्याशय ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों तरह की कार्य करती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन है एक प्रकार का नमक, हार्मोन, एंजाइम या विटामिन? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? आरएनए, इन्वर्टेस, इंसुलिन या एस्कॉर्बिक अम्ल? तो इंसुलिन एक हार्मोन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका या बीटा कोशिका? तो बीटा कोशिका में से इंसुलिन स्रावित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन उत्पादित होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा या पेनक्रियास द्वारा? तो इंसुलिन पेनक्रियास द्वारा उत्पादित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की? लाइनक ने, बेंटिक व बेस्ट ने, जेनर ने या वॉक्समैन ने? तो इंसुलिन की खोज बेंटिक व बेस्ट ने की, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, लैंगरहेंस की दीपिकाओं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं तिल्ली में, मस्तिष्क में, अग्न्याशय में या यकृत में? तो लैंगरहेंस की द्विविकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं वे अग्न्याशय में उपस्थित होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 600, 630, 639 या 653? तो मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या 639 होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है कलाई, अंगुली, जबड़ा या पांव? तो मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी जबड़ा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? हृदय, वृक्क, यकृत या आंत? तो हृदय की पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या पायरुविक अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कान, नाक, वृक्क या आंख? तो मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया आंख का भाग है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? रेटिना, कॉर्निया, नेत्र लेंस
या संपूर्ण आंख। तो नेत्रदान में आंख का कार्निया भाग प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? कॉर्निया, कोराइड, रेटिना या आइरिस। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस अंग द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है? प्यूपिल, कार्निया, आइरिस या रेटिना। तो आंख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कोन्स, रॉड्स, कॉर्निया या कोराइड। तो मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए कोन्स उपस्थित होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आइरिस का क्या कार्य है? प्रतिबिंब बनाना, नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना या रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना। तो आइरिस का कार्य है पुतली के आकार को नियंत्रित करना, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय वंचित है हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से या चिकनी पेशी से? तो हृदय ऐच्छिक पेशी से वंचित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर, हथेली पर, नितंबों में या सिर में? तो मनुष्य में त्वचा तलवे पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? मस्तिष्क, हृदय, चमड़ा या यकृत? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग चमड़ा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन, रोडोप्सिन, आइडोप्सिन या एंथ्रोसाइनिन? तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, प्रोटोडर्मिस, डर्मिस या इनमें से कोई नहीं? तो त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? अस्थि, दंतवल्क, दंत धातु या नख? तो इनमें से दंतवल्क पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? कैरोटीन, हड्डी, इनामिल या खोपड़ी? तो कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग इनामिल होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? प्लीहा, वृक्क, मस्तिष्क या यकृत? तो मानव शरीर का यकृत अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? गुर्दा, हृदय, फेफड़ा या मस्तिष्क? तो मानव शरीर में मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? डायफ्राम, सेंट्रियोल, एपेडिक्स या मोलर दांत? तो डायफ्राम एक अवशेषी अंग नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? एमाइलेज, यूरिएज, लाइसोजाइम या टाइलिन? तो मनुष्य की आंखों में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है जल, रुधिर, अस्थि या ऊतक? तो किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग जल होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन
ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? सक्रिय परिवहन, विसरण, विसरण और सक्रिय परिवहन या परासरण? तो विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है 15, 20, 30 या 40? तो मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या 20 होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना या लोहा? तो मायोग्लोबिन में तांबा धातु होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर रक्त है 11.5 जीएम, 12.5 जीएम, 13.5 जीएम या 14.5 जीएम? तो एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml 14.5 जीएम रक्त है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 40.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस या 82.4 डिग्री सेल्सियस? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना या कई हार्मोनों का स्रावण करना? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कंडरा यानी कि टेंडन जोड़ता है हड्डी से हड्डी को, पेशी को हड्डी से, हड्डी को पेशी से या पेशी से पेशी को? तो कंडरा पेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? ओवटू ग्रंथि, अग्न्याशय, अधिवृक्क ग्रंथि या प्यूस ग्रंथि? तो मानव शरीर में अधिवृक्क ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, आदमी के कंठ के किस भाग को ओवटू ऊर्ध्व यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है? श्वसनी, थायराइड उपास्थि, कोइड उपास्थि या कंठ? तो आदमी के कंठ के थायराइड उपास्थि भाग को ओवटू ऊर्ध्व यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम या 1500 ग्राम? तो मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है अंतःप्रकोष्ठिका, प्रगंडिका, उरु अस्थि या अंतर्जंगिका? तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि उरु अस्थि है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है 98.4 डिग्री एफ, 98 डिग्री एफ, 98.8 डिग्री एफ या इनमें से कोई नहीं? तो सामान्य मानव शरीर का तापक्रम इनमें से कोई नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 80 से 120 mg, 120 से 140 mg, 140 से 180 mg या 180 से 200 mg? रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 mg होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फेरोमीटर, अनीमोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर या एमीटर? तो इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र स्फिग्नोमेनोमीटर है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो गाइज, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।